नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य कुमार। मैं आपको क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ाने जा रहा हूँ। और दोस्तों मैं खुद क्लास 12th में हूँ। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले और लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ। अगर आपको वीडियो मेरी थोड़ी सी अच्छी लगा करे तो दोस्तों आप थोड़ा उसको पूरा देखा करें। आप मेरी वीडियो को अगर आप आधी अधूरी देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप पूरी वीडियो देखोगे मेरी तो आपको दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि आपका टॉपिक बहुत मजबूत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हम बात पढ़ते हैं। हमने पिछले लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ लिया था कि प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज, चार्ज किस प्रकार का होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। और दोस्तों हमने ग्रेविटेशन फोर्स के बारे में भी पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में पढ़ा था। और दोस्तों आज हम बात करते हैं कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ और दोस्तों ये बोर्ड के लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें से ये मतलब मान लो दोस्तों ये इसमें से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपके बोर्ड में से। दोस्तों आज हम पढ़ते हैं कूलॉम्स लॉ। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए कूलॉम्स लॉ। ठीक है दोस्तों, कूलॉम्स लॉ। तो दोस्तों इसको किसने दिया था? इसको दिया था दोस्तों चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉम। इतना बड़ा नाम था दोस्तों उनका। ये चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉम ने इसको क्लेरिफाई किया था। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स अगस्टिन डे कूलॉम ने इसको दिया था, इस क्या कहते हैं इस लॉ को। और इसको दिया था उन्होंने 1785 में। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स अगस्टिन डे ने कूलॉम्स लॉ को दिया। तो उन्होंने क्या किया, एक आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, उन्होंने इस लॉ को कॉपी कर लिया। चार्ल्स डी अगस्टिन ने न्यूटन्स लॉ के ग्रेविटेशन लॉ को कॉपी कर लिया और उसी के आधार पर उन्होंने अपना कूलॉम लॉ बना दिया। ग्रेविटेशन लॉ दोस्तों क्या कहता है? न्यूटन ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन लॉ कहता है कि F इक्वल टू जी N1 N2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये तो कहता है ग्रेविटेशन वो क्या कहते हैं न्यूटन्स लॉ। तो चार्ल्स कूलॉम लॉ ने क्या किया, अपना कूलॉम लॉ भी कुछ इसी तरह से उन्होंने डिजाइन कर दिया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों समझते हैं कि उन्होंने किस तरह से इसको वो किया, किस तरह से उन्होंने बनाया इस चीज़ को और किस तरह से उन्होंने डिस्क्राइब किया। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इतना नोट कर लीजिए, ये आपकी एक कॉमन चीज़ है, आपको अगर समझना हो तो आप इसको नोट कर सकते हैं। फिर दोस्तों बात करते हैं आगे। तो कूलॉम्स लॉ में दोस्तों इन्होंने कहा द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस, सॉरी दोस्तों उन्होंने दोस्तों कहा था द कूलॉम फोर्स इज डायरेक्टली proportional to the product of two charges। ठीक है, the Coulomb force is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to its distance between them। दोस्तों कूलॉम्स लॉ ने कहा द कूलॉम फोर्स। दोस्तों फोर्स का मतलब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे फोर्स का मतलब क्या है, इसमें कूलॉम फोर्स का मतलब कैसा है। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि कूलॉम फोर्स का मतलब दोस्तों ये है कुछ इस तरह से। आपने दोस्तों सुना होगा कि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। दोस्तों आप ये बात जानते हो कि दोस्तों देखो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, रिपेल करते हैं दोस्तों, और नेगेटिव चार्ज भी दोस्तों रिपेल करते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोस्तों अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं दूसरे से। ठीक है दोस्तों, ये रिपेल ये अट्रैक्ट। तो आपने ये तो जानते हो, ये रिपेल करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं।
दोस्तों आपको ये नहीं पता ये कितनी फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं, कितनी फोर्स लगाते हैं कि ये अट्रैक्ट हो जाते हैं, कितनी फोर्स लगाते हैं कि ये रिपेल हो जाते हैं। इसी को दोस्तों हम समझते हैं कूलम्ब्स लॉ के टर्म्स में। दोस्तों तो उन्होंने कहा था कूलम्ब्स फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस, प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब दो चार्जेस हैं, उनके बीच की डिस्टेंस है, उसकी डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, और जो चार्जेस हैं उनके प्रोडक्ट के, उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसको बोलेंगे कूलम्ब्स लॉ। तो दोस्तों इसको देखो, कुछ मैं अगर करना चाहूँ मैथमेटिकली इसको प्रूव करना चाहूँ तो दोस्तों इसमें कैसे करूँगा। उन्होंने दोस्तों कहा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है Q1। दोस्तों मैं तो कुछ इस तरह से बता रहा हूँ, देखो ये Q1 चार्ज है और ये Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो आप कुछ ही मान लो, इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस है R। ठीक है दोस्तों, ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस R है। तो दोस्तों उन्होंने कहा कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा Q1 के और Q2 के। ठीक है दोस्तों, एंड उन्होंने कहा फोर्स होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r² के, मतलब जो डिस्टेंस होगी इसको स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो उन्होंने कहा फोर्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है दोस्तों, कांस्टेंट की जरूरत पड़ती है। दोस्तों उन्होंने क्या किया, F = K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। दोस्तों यही होता है आपका कूलम्बिक फोर्स, ये आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, ये आपकी कूलम्ब फोर्स होती है। दोस्तों उन्होंने इसका एक्सप्रेशन उन्होंने ये दिया। ठीक है दोस्तों, F बराबर K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। ये आपको अच्छी से आना चाहिए। और दोस्तों ये K क्या है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट, और ये डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन मीडियम। तो दोस्तों ये मीडियम पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है, के मीडियम पे डिपेंड करता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं आगे, के मीडियम पे डिपेंड करता है। तो K Q1 Q2 डिवाइड बाई r²। दोस्तों ये क्या होगा, हमारा कूलम्बिक फोर्स हो गया, यानी कि कूलम्ब्स लॉ ये हमारा ये हो चुका है। अब दोस्तों बात करते हैं उस K के बारे में। K की वैल्यू क्या होगी, अगर ये कांस्टेंट है तो दोस्तों कांस्टेंट की कुछ पर्टिकुलर वैल्यू भी तो होगी। तो दोस्तों कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, दोस्तों कांस्टेंट की दोस्तों वैल्यू होगी K = 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। दोस्तों ये होती है K की वैल्यू। ठीक है ना, इसकी ये वैल्यू हो जाती है। और दोस्तों ये क्या आपकी M की S सिस्टम की यूनिट है, M के S सिस्टम की यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अगर हम बात करें दोस्तों CGS सिस्टम की, CGS सिस्टम में अगर इसकी यूनिट की बात करें तो K = 9 × 10⁹। अच्छा दोस्तों न्यूटन, अगर हम CGS में बात करें तो न्यूटन को CGS में क्या बोलेंगे, डायन बोलेंगे, डायन। तो DYNE न्यूटन को बोलेंगे, मीटर को बोलेंगे दोस्तों हम सेंटीमीटर स्क्वायर, कूलम्ब को बोलेंगे दोस्तों स्टेट कूलम्ब स्क्वायर, STAT कूलम्ब कूलम्ब। ठीक है ना, स्टेट कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब स्क्वायर। दोस्तों ये दोस्तों इसकी यूनिट हो जाएगी CGS सिस्टम में। ये M के सिस्टम की दोस्तों, ये दोस्तों आपकी हो जाएगी CGS सिस्टम की, M के सिस्टम की और CGS सिस्टम की। दोस्तों आपने यूनिट पढ़ ली। अब दोस्तों बात करते हैं कि क्या होता है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ये कैसा मीडियम है। तो दोस्तों वैसे अगर बात की जाए तो K की वैल्यू दोस्तों इसको 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर कूलम्ब स्क्वायर। दोस्तों ये आई आपकी K की वैल्यू। दोस्तों आपकी K की वैल्यू ये भी होती है, K = 1/4πε0। और दोस्तों ये आपका एक K की वैल्यू होती है, और ये होती है इन वैक्यूम और फ्री स्पेस। मतलब कि ये वैक्यूम और फ्री स्पेस की होती है दोस्तों। ये क्या होती है, वैक्यूम और फ्री स्पेस की दोस्तों K की वैल्यू होती है, और इसको बोलते हैं एप्सिलॉन बोलते हैं दोस्तों। और ये एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन की वैल्यू दोस्तों ये होती है 8 × 8.5 × 10⁻⁻12। और वहाँ पे न्यूटन मीटर स्क्वायर था, यहाँ पे हो जाएगा
पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये तो है दोस्तों आपकी एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। इसके बारे में दोस्तों हम आगे बात करेंगे। इसको परमिटिविटी भी बोला जाता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है दोस्तों, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस ये बोला था दोस्तों आपका एप्सिलॉन नॉट को। तो दोस्तों हमने कूलॉम्स लॉ के बारे में पढ़ लिया, कुछ हमने दोस्तों के बारे में पढ़ लिया, लेकिन दोस्तों अगर हम परमिटिविटी, सॉरी दोस्तों मेरी वीडियो बार बार पॉज हो रही है। तो दोस्तों ये वीडियो ऐसा दोस्तों गर्मी बहुत पड़ रही है, तो गर्मी पड़ने की वजह से दोस्तों ये वीडियो बार बार ये टेम्परेचर हाई हो जाता है कैमरे का, तो दोस्तों वीडियो मेरी हो जाती है पॉज। दोस्तों इसलिए मुझे दोबारा से ये शूट करनी पड़ रही है। दोस्तों अब मैं बात करते हैं दोस्तों कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म मतलब इसको दोस्तों ये फोर्स जो होती है हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है फोर्स, तो कूलॉम भी एक फोर्स है। तो आइए F = KQ1Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। दोस्तों इसको वेक्टर फॉर्म में हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में इसको हम कैसे लिख सकते हैं दोस्तों, इसको दोस्तों ऐसे करेंगे कुछ, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, ठीक है दोस्तों, ये y एक्सिस और y एक्सिस, यहाँ पे मेरा चार्ज Q1 रखा हुआ है, यहाँ पे मेरा चार्ज Q2 रखा हुआ है, और ये कुछ इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है ना। यानी कि रेडियस दे रखी है R1, इसकी रेडियस दे रखी है R2, ठीक है दोस्तों, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, इसकी रेडियस दे रखी है R1, इसकी रेडियस दे रखी है R2। अब दोस्तों मुझे क्या करना है, मुझे Q2 पर Q2 फोर्स लगा रहा है ना, Q1 पे Q2 पे Q1 फोर्स लगा रहा है, तो मुझे Q2 पे वेक्टर फॉर्म निकालना है, ठीक है, Q2 पे वेक्टर निकालनी है। तो Q2 की वेक्टर क्या होगी दोस्तों, क्या करते हैं कि जो Q1 है Q2 फोर्स लगा रहा है, Q1 फोर्स लगा रहा है, तो कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह होगी दोस्तों, तो ये और इसकी रेडियस होगी R21, क्योंकि 2 पे पहला फोर्स लगा रहा है R21। ठीक दोस्तों, तो हमने दोस्तों एक बात पढ़ी है क्लास 11th में दोस्तों हमने एक बात पढ़ी है कि अगर दो वेक्टर हों सेम ऑर्डर में हो, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में दोस्तों, अगर दो वेक्टर सेम ऑर्डर में हो, मतलब मान लो ये वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, और तीसरा वेक्टर दोस्तों अपोजिट सेम ऑर्डर में है, ये वेक्टर सेम ऑर्डर में है और तीसरा वेक्टर अपोजिट सेम ऑर्डर में, तो दोस्तों उनका सम वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल टू C के वेक्टर के इक्वल हुआ है दोस्तों। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन होता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, वेक्टर ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन दोस्तों क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। ये दोस्तों कुछ यही कहता है हमारा लॉ। दोस्तों मैं कर लेता हूँ कि मेरे पास क्या रखा है R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, इसके इक्वल है R2 वेक्टर की, ठीक है दोस्तों। तो R21 वेक्टर की मैं क्या कर लेता हूँ, वैल्यू निकाल लेता हूँ R2 माइनस R1, ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू निकल आ गया, ये वैल्यू निकल आएगी दोस्तों आपकी R2 वेक्टर की, ठीक है दोस्तों, R21 वेक्टर की। दोस्तों इसको अच्छे से दोस्तों समझ लेना, इतना नोट कीजिए, फिर दोस्तों मैं आगे बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं दोस्तों आपको आगे बताता हूँ, ठीक है दोस्तों, डाल दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखो, अब दोस्तों क्या हुआ कि मुझे निकालने F21 पे, नहीं दूसरे में पहला फोर्स लगा रहा है, तो Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, तो दूसरे और इनको दोस्तों मैं कर दूंगा यूनिट वेक्टर कर दूंगा, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों डायरेक्शन ये पड़ेगी, डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन का मतलब यूनिट वेक्टर कर दे रहा हूँ। यूनिट वेक्टर दोस्तों मेरे से कहता है, कोई वेक्टर अगर ये A है तो उसका डायरेक्शन और उसका मैग्नीट्यूड, दोस्तों ये कहता है मेरे से यूनिट वेक्टर। दोस्तों मेरे को किसका निकालना है, F21 का, मतलब कि F21 और KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R का स्क्वायर। तो दोस्तों मैंने कहने वाली थी इसका रेडियस क्या है R21, तो R21 की वैल्यू क्या थी दोस्तों, R2 माइनस R1, ये तो वैल्यू थी दोस्तों, मैंने ये तो निकाली थी R2 माइनस R1 इंटू यूनिट वेक्टर, इसका यूज का, और यूनिट वेक्टर दोस्तों मेरे पास क्या है R2 माइनस R1, इसके ऊपर कैप, तो F21 इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का, इसका दोस्तों इसके ऊपर आएगा स्क्वायर इंटू R1 माइनस R2, इसका वेक्टर अपॉन। दोस्तों एक काम कर लेते हैं, आप पहले इतना नोट लीजिए दोस्तों, मैं आगे बताता हूँ दोस्तों, इतना नोट लीजिए, मैं आगे बताता हूँ दोबारा से दोस्तों, एक अलग पेज पे कर देता हूँ। तो F21 इक्वल्स टू KQ1 Q2 डिवाइडेड बाई R2 माइनस R1, इसका स्क्वायर
इंटू यूनिट वेक्टर दोस्तों क्या होगा R2 माइनस R1 ये वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड R2 माइनस R1 इसका मैग्नीट्यूड। दोस्तों क्या हो जाएगा आपका निकल के आएगा F21 क्या निकल के आएगा K Q1 Q2 R2 माइनस R1 इसका मोड के अंदर होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 का डायरेक्शन। ये दोस्तों निकला है आपका वेक्टर फॉर्म। ये दोस्तों आपकी वेक्टर फॉर्म आ चुकी है कूलम्ब लॉ में। ठीक है दोस्तों F21 अगर दोस्तों हमको बात करनी है दोस्तों क्योंकि F21 की दोस्तों ये आई है, अगर हम इसको साइन की रखना चाहें साइन रख सकते हैं दोस्तों। अगर हम इसको F12 निकालेंगे अगर F12 तो F12 दोस्तों कैसे निकलेगा मतलब कि पहले पे मतलब दूसरे पे पहला फोर्स लगा रहा है तो फोर्स किधर होगी ये और रेडियस किधर है रेडियस भी यही है तो ये फोर्स किधर है फोर्स ये भी है और रेडियस भी इधर है। अच्छा दोस्तों बात करते हैं हम अगर R1 की F21 की तो दोस्तों ये हो जाएगी ये इसके आगे माइनस लगा दो आप K Q1 Q2 डिवाइड बाई R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1 का डायरेक्शन दोस्तों आपकी हो जाएगी F21। दोस्तों कुछ हौच-पौच सी होगी दोस्तों तो आप तो दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं तो दोस्तों कुछ इस तरह से निकल के आएगा दोस्तों आप देख सकते हो F इक्वल्स टू माइनस K Q1 Q2 R2 माइनस R1 इसका डायरेक्शन अपॉन R2 माइनस R1 इसके मोड का होल क्यूब। ये दोस्तों निकलेगी आपकी F12 दोस्तों होप करता हूँ आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको ये मेरे लेक्चर समझ में आया होगा, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको उसको समझ में आया होगा। आपको थोड़ा सा भी समझ में आया दोस्तों तो आप लाइक करें और दोस्तों कोई भी बात हुआ करे तो आप कमेंट जरूर किया करें कि हाँ भाई समझ में आ गया कि आपका वीडियो अच्छा लगा या बेकार लगा। कुछ भी आपकी कोई राय होया करे तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट किया करें। ठीक है दोस्तों।